हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी का अगला टॉपिक हम अपन कवर करेंगे आज। स्टूडेंट, आज हम इस पूरे चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसको हम पूरा कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो आज हम बात करेंगे आपका जो सेकंड चैप्टर है उसकी जो मूल बातें हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सुनिएगा, ठीक है। देखिएगा, मूल बातें हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि जो अभिलेखों का अर्थ और अर्थ कैसे निकाला जाता है। जो हमारे अभिलेख हैं, अभिलेखों का हम मीनिंग इसकी कैसे निकालते हैं, और मीनिंग के साथ साथ उनका जो अर्थ है, अर्थ के साथ साथ किन किन राजाओं के द्वारा, किन किन शासकों के द्वारा जो कौन सी लिपि के अंदर उन्होंने जो अभिलेख लिखे हैं, और वो जो अभिलेख है जैसे हम कह सकते हैं जो ब्राह्मी लिपि है, जिसमें कुछ ऐसे अक्षर लिखे गए हैं जो हमारी देवनागरी लिपि से रिलेटेड हैं। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, तो जुड़े रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखिएगा, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करते हैं। देखिएगा, आधुनिक भारतीय भाषाओं कि मूल ब्राह्मी लिपि को ही माना जाता है, यानी कि हमारे भारत में जो भाषा है इसका जो मूल है, मूल है जो ब्राह्मी लिपि को ही हम कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय भाषाओं की जो अपनी जो देवनागरी लिपि है उसका कहीं ना कहीं संबंध हमारी जो ब्राह्मी लिपि है उससे ही माना जाता है। इसके साथ ही आपको खरोष्टी लिपि, उसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। अरेमाइक लिपि है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन है आधुनिक जो भारतीय भाषाओं की मूल ब्राह्मी लिपि को ही माना जाता है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। देखिएगा, जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि का जो सर्वाधिक जो प्रयोग हम देखें तो मौर्य शासक सम्राट अशोक के अभिलेखों के अंदर ही किया गया है। जितने भी अभिलेख मिले हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर हमारे भारत के अंदर जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें अधिकांशतः अशोक की ब्राह्मी लिपि का ही सर्वाधिक उन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। देखिएगा, 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि के कई पांडुलिपियों का अध्ययन किया। हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में आते आते जो यूरोपीय जो विद्वान थे उन्होंने भारतीय जो पंडितों की सहायता ली। क्यों? जो हमारे भारत की जो पांडुलिपियाँ होती हैं उनकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी में लिखी गई जो पांडुलिपियाँ हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया। देखिए दोस्तों, पांडुलिपि होती क्या है। देखिए, पांडुलिपि एक इतिहास को सुरक्षित रखने का एक तरीका होता है। उसमें जैसे पांडुलिपि है, जैसे ताड़ के पत्रों पर किसी राजा या किसी महाराजा की उपलब्धियों के बारे में, है ना, इतिहास जो लिखा जाता था, और उनके द्वारा चलाई गई जो शासन व्यवस्था है, सुचारू रूप से जो शासन व्यवस्था चलाई गई, उनका सारा का सारा जो डेटा वगैरह है वो इस पांडुलिपियों के माध्यम से ही वो लिखा जाता था। जिस ताड़ के पत्र है, लकड़ी की जो पट्टिका होती उनमें लिखा जाता था, ठीक है। तो ये पांडुलिपियाँ होती है, ठीक है। तो पांडुलिपि भी हमारे इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में हम इनको भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय विद्वान थे दोस्तों, जो उन्होंने भारतीय पंडितों की सहायता से जो हमारे आधुनिक जो बंगाल है, बंगाली और देवनागरी लिपि, जो बंगाली और देवनागरी लिपि में पांडुलिपियों का उन्होंने अध्ययन किया है। कैसे? देखेगा, तो कई अभिलेख जो हमारे यहाँ प्राप्त अभिलेख मिले हैं, जिनमें उनकी जो लैंग्वेज है संस्कृत भी हो सकती थी और प्राकृत भाषा भी हो सकती थी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कई अभिलेख है संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कई दशकों के बाद होता क्या है, कई दशकों के बाद जो जेम्स प्रिंसेप थे दोस्तों, उन्होंने अशोककालीन जो ब्राह्मी लिपि, जो अशोक की जो लिपि थी, उनको 1838 ईस्वी में उसका अर्थ निकाला, यानी उसकी स्टडी की है। कहने का मतलब है कि जो जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन जो अभिलेख है जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उनको वो पढ़ा और उनका अर्थ भी निकाला 1838 में। तो सबसे पहले उन्हीं के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया, ठीक है। अब देखिएगा,
अब मैं आपको बता दूं, जो अशोक के समय की जो ब्राह्मी लिपि है और आज वर्तमान में हमारी जो देवनागरी लिपि है, उस देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि में कुछ जो अक्षर लिखे जो वो समानार्थी है, यानी कहने का मतलब दोनों के अक्षर मेल खाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम कै लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारी देवनागरी लिपि का है, ठीक है। अब इस कै को जो ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखा जाता है, देखिएगा, देखिए ये ऐसे लिखा जाता है, जैसे आप ईसाइयों का होता ना, ठीक है, जो एक प्लस जैसा आकृति होती है, ठीक है, तो ऐसा उसको लिखा जाता, ठीक है। फिर चह को जैसे इंग्लिश का जो बी, ठीक है, ऐसे बी के समान लिखा जाता था, ठीक है। और जैसे ड है, ड को इंग्लिश का जो अक्षर होता है सी, ठीक है, सी के समान लिखा जाता था। तो ये तो आपकी देवनागरी लिपि है और ये आपकी ब्राह्मी लिपि है। तो कहीं ना कहीं अक्षरों को जेम्स से प्रेम से अपने पढ़ा है, ठीक है। देखिएगा, इसका इनका अर्थ अलग निकलता है, ठीक है, अलग यानी इनका अर्थ अलग निकलता है, ठीक है। मतलब अर्थ है, यानी कि कै को ऐसे लिखा जाता था, चे को उल्टा बी है, जो बी है बी के समान लिखा है, ढ को सी के समान। अब देखिएगा, जो आपका ड है, ड को देखिएगा, द की तरह ही लिखा जाता था। देखिएगा, जो आपके उस पर जो एक जैसे द है, ये द इसके ऊपर सीरो रेखा है, लेकिन देवनागरी लिपि में इसके ऊपर सीरो रेखा नहीं लिखी गई है, ठीक है। जैसे मैं है, मैं को देखिएगा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है मैं को, ठीक है। और रह को सीधा एक खड़ी पाई के रूप में उनको लिखा जाता था, ठीक है। तो ये मैं आपको कहूँ कि ये आपकी जो देवनागरी लिपि है और ये आपकी ब्राह्मी लिपि है। तो कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षर ऐसे थे, वो बिल्कुल समान थे, समानार्थी थे, ठीक है। तो ऐसे कहा जाता है कि जो कहीं कहीं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे गए हैं, जो जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के जो अभिलेख है, उनका अर्थ उन्होंने निकाला है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। देखिएगा, खरोष्टी लिपि की चर्चा अपन करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि के अधिकांश जो अभिलेख है हमारे भारत के उत्तर और पश्चिम में मिले हैं। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी अभिलेख मिले हैं अधिकांशतः खरोष्टी लिपि के अंदर ही मिले हैं, ठीक है। देखिएगा, पढ़ते हैं इसको, देखिएगा, पश्चिमी उत्तर यानी कि हम पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अभिलेखों में अधिकांशतः खरोष्टी लिपि देखने को मिलती है। इन अभिलेखों की रचना हिंद यूनानी राजाओं, देखिएगा, जो आपको उत्तर पश्चिम के अंदर जो अभिलेख मिले हैं, उनकी जो रचना है दोस्तों हिंद यूनानी राजाओं यानी कि हमारे भारत के और यूनान के राजाओं ने मिलकर द्वितीय शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने लिखा, यानी कि दूसरी से पहली बीसी शताब्दी, यानी कि ना बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो लगभग द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हिंद यूनानी राजाओं ने खरोष्टी लिपि के अंदर अभिलेखों की रचना की है, ठीक है। देखिए, यहाँ प्राप्त सिक्कों, कहाँ प्राप्त सिक्के, उत्तर पश्चिमी भाग में जो यूनानियों के राजाओं के जो सिक्के मिले हैं, उनके अंदर देखिए क्या है, यहाँ प्राप्त सिक्कों पर यूनानी राजाओं के नाम, एक तो नाम उस पर लिखे मिले, और जो उनके द्वारा जो उपलब्धियां थी वो खरोष्टी लिपि में ही लिखी गई थी, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो यूनानी और हिंद राजाओं ने मिलकर जो उत्तर पूर्वी भारत के जो जितने भी अभिलेख लिखे हैं, कुछ उनमें अधिकांश खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए हैं। उनमें अधिकांश राजाओं के नाम का उल्लेख किया गया है, साथ ही उनके द्वारा जो उनकी जो उपलब्धियां हैं, यानी कि किस अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किन किन शासकों को हराया है, युद्ध किया है, ये सारी की सारी बातें इन सिक्कों से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हो गया खरोष्टी लिपि कैसे पढ़ा गया। अब देखिएगा, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, हम कह सकते हैं कि अभिलेखों से हमें ऐतिहासिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। देखिए, कौन कौन से ऐसे हैं, ऐसे अभिलेख जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिले, जैसे हम कह सकते हैं अशोक है, ठीक है, सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक के अनेक ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक को दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे बेराट नगर के अंदर जो भाबरू नामक एक गांव है, जहां पर एक भाबरू का शिलालेख मिला है, उनमें त्रिरत्न यानी जो धम्म संघ और यानी कि त्रिरत्न थे, BDS यानी कि धम्म संघ, और एक और होता है BDS, देखिएगा, BDS यानी कि संघ, धम्म और
ऐसे है। तो अभी मैंने आपको पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उस वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो, है ना। तो जो त्रिरत्न है, इन त्रिरत्नों का उल्लेख है हमें कहाँ से मिलता है, हमारे जो अशोक के द्वारा जो भाबरू का जो शिलालेख है दोस्तों, हमारे भाबरू नामक यानी कि विराटनगर बेराट में है जयपुर के अंदर। तो वहाँ से कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यानी कि इससे साक्ष्य ये मिलते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ठीक है। और वहाँ से भी ये जानकारी मिलती है कि अशोक का नाम अशोक था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि अशोक के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो उपाधियाँ हैं, उपाधियों के साक्ष्य भी हमें अशोककालीन जो अभिलेख है उनसे ही मिलते हैं, यानी कि उनके ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में इन अभिलेखों से मिलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अशोक ने जो एक देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की, एक प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, है ना, यानी कि देवताओं को अच्छे लगने वाला राजा, ठीक है। तो ऐसी उपाधि ली है। और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर हो, ठीक है। तो ये प्रियदर्शी होता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अशोक के अभिलेखों में अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी है, ठीक है। देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी का मतलब देखने में सुंदर हो, ठीक है। ऐसे अभिलेखों की जानकारी मिलती है, ये ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में हमें मिलता है। अशोक ने अभिलेखों पर अपने आदेश लिखवाए हैं। आपको पता है कि सम्राट अशोक है, अपनी प्रजा को कंट्रोल करने के लिए, अपनी प्रजा को एक कानूनी तौर पर चलने के लिए उन्होंने अपने आदेश लिखवाए हैं, जिसे जनता कानून भी समझती है। यानी कि जो भी पिलर के रूप में उन्होंने अभिलेख लिखवाए हैं, अभिलेख लिखवा के सड़क के किनारे है, राजमार्ग के किनारे उसने लगवाए हैं, जिससे जनता उसको पढ़कर उनके आदेशों की पालना कर सके, ठीक है। ऐसे उन्होंने लिखवाए हैं। देखिएगा, अभिलेख शास्त्रियों ने प्रतिवेदन शब्द का अर्थ संवाददाता बताया, यानी कि जो अभिलेख शास्त्री हैं जिन्होंने अभिलेखों का अध्ययन किया, उन्होंने प्रतिवेदन शब्द आता है उसका अर्थ होता है संवाददाता बताया है। आधुनिक संवाददाताओं की प्रतिवेदना के दायित्व कितने भिन्न है वो आप देख सकते हो, ठीक है। देखिएगा, आगे देखते हैं। अशोक, देखिएगा, अब अशोक के बारे में एक जानकारी और मिलती है। आपको पता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था उड़ीसा के अंदर 261 बीसी के अंदर, और बीसी में जब ये युद्ध करते हैं तो दोस्तों कलिंग का युद्ध वो जीत जाते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, कई लाखों लोग इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। तो फिर यहाँ पर सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो जाता है युद्ध के प्रति, और कसम खाता है कि मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। तो जीवो और जीने दो की एक उपाधि भी लेते हैं, नारा भी देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी इसकी जानकारी भी हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होती है, ठीक है। देखिएगा, अशोक ने 261 बीसी में कलिंग युद्ध के पश्चात कभी भी युद्ध नहीं करने की कसम खाई। यह भी जानकारी अशोक के अभिलेखों से ही मिलती है। अर्थात इस युद्ध के पश्चात अशोक की युद्ध के प्रति जो मनोवृत्ति है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा, अशोक के बारे में अगर आपको और भी डिटेल से पढ़ना है तो आप अपनी जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है वहाँ पर मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर विजिट कीजिएगा। और सम्राट अशोक के बारे में एक अलग से ही वीडियो बना रखा है मैंने, तो वहाँ पे आप जाइएगा और उसको पढ़िएगा और आपको पता चल जाएगा कि सम्राट अशोक के बारे में पूरी की पूरी डिटेल, जो जितने भी शिलालेख है, जितने भी अभिलेख है, वृहत शिलालेख है, ठीक है, और उपाधियाँ वगैरह है, युद्ध हैं, इन सब के बारे में, और उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, सारा का सारा मैंने पढ़ा रखा है। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाके बिल्कुल आप उसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, अब अगला जो टॉपिक रहेगा इसका अभिलेख है, अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब कहीं ना कहीं अभिलेख जो है उनकी सीमा भी होती है, साक्ष्य की सीमा भी होती है। हम कह सकते हैं कि साक्ष्य की सीमा कैसे हो सकती है। कहने का मतलब है, जैसे कोई अभिलेख है, अभिलेख से हमें जो जानकारी मिलती है, जानकारी मिलने के साथ साथ अधिकांश समय अगर अधिक समय का अगर अभिलेख हो जाता है तो उनके ऊपर जो लिखे गए जो भी आदेश हैं, जो भी अक्षर हैं, वो बिल्कुल धुंधले हो जाते हैं, या वो उस शिलालेख से या अभिलेख से वो हट जाते हैं, तो उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि कई ऐसे शिलालेख भी हो सकते हैं काफ़ी समय के साथ ही वो जर्जर हो जाए, टूट फूट जाते हैं, तो इससे भी हमें जानकारी नहीं मिलती। तो कहने का मतलब अभिलेख के जो साक्ष्य वो उनकी भी कुछ हद तक सीमाएं होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिएगा, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी भी की भी सीमा होती है, ठीक है।
तथा कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा भी होती है, यानी कि इनकी तकनीकी सीमा भी होती है। जैसे कह सकते हैं क्या, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, यानी कि जो शिलालेख होते हैं उनके ऊपर जो अक्षर होते हैं उनको हल्के ढंग से लिखा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता, जिससे पढ़ना मुश्किल हो जाता था। कहने का मतलब है जो अक्षर थे वो हल्के ढंग से लिखा जाता था, जिससे क्या होता कि जैसे ही जैसे उनसे वो अक्षर हट जाते थे, बिल्कुल धूमिल हो जाते थे, ठीक है, बारीक हो जाते, कम दिखने लग जाते थे, इसलिए उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते थे, ठीक है, जैसे अभिलेख नष्ट भी हो जाते, नष्ट होने के बाद में उससे जो उसके ऊपर जो लिखी गई जो जानकारी है उसको पढ़ पाना और उसका अर्थ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, जिससे अक्सर क्या हो जाते, लुप्त हो जाते थे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अभिलेख के जो साक्ष्य होते हैं उनकी भी क्या होती है, सीमा होती है, ठीक है। देखते हैं, इसके अलावा अभिलेखों पर लिखे अक्षरों का वास्तविक अर्थ निकालना कठिन हो जाता था, और क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित थे। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे कोई शिलालेख है और शिलालेख के ऊपर कोई अक्षर जो लिखा गया है वो अगर किसी विशेष स्थान का हो या किसी समय के आधार पर लिखा गया हो, उसकी भी जानकारी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक अभिलेखों से जानकारी की सीमा होती है। कई हजारों अभिलेख प्राप्त हुए, इन सभी के अर्थ निकालना मुश्किल हो गया, यानी कि ऐसे अभिलेख कई हजारों लाखों अभिलेख मिले हैं, उन पर जो लिखी गई जो जानकारी उन सारी की सारी अभिलेख की जानकारियों का हमें पता होना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे जेम्स प्रिंसेप है जिसने 1838 में अशोक के जो ब्राह्मी लिपि के अंदर जो शिलालेख मिले हैं उन पर जो लिखी गई जो लिपि थी, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि और जो देवनागरी लिपि, उनके समानांतर अक्षरों को कुछ हद तक पहचाना है, पूरे अक्षरों को नहीं उसने पहचाना है। जैसे मान लीजिएगा, देखिएगा ये वाला देखिएगा, यानी कि यहाँ से कुछ अक्षरों को ही पहचाना है जो जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। तो पूरी की पूरी जानकारी लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो अभिलेखों से संबंधित जो जानकारी है कुछ सीमा होती है उनकी, यानी कि अभिलेख के साक्ष्य की कुछ हद तक सीमा होती है। तो ये आपका हुआ आपका जो हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर आज एंड होता है। फिर हम कल से हम इसका थर्ड जो चैप्टर उसको कवर करेंगे, ठीक है, वो भी कम से कम 5-6 वीडियो में आपको कवर करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपका आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।